बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम मश्क 1.3 हल करेंगे। पहला सवाल है इस मश्क का कि दर्ज झैल कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमई खासियत रखते हैं। जमई खासियत रखने का मतलब ये है कि हम किन किन कालबों को आपस में जमा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखें कि जमा करने के लिए कालबों को इनका मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। जिन कालबों का मर्तबा एक जैसा होता है वो कालब आपस में जमा हो सकते हैं। ठीक है। और जिनका मर्तबा एक जैसा नहीं होता वो आपस में जमा नहीं हो सकते। जैसे ये पहला ए हमारे पास जो कालब है ये वाला, तो इसका मर्तबा क्या है हमारे पास, अगर आप गौर करें तो इसका मर्तबा है 2 यानी 2/2। ठीक है जी। इसी तरह ये जो है इसका मर्तबा है 2/1। पहले मर्तबा लिख लेते हैं हम। मर्तबा लिखने के बाद फिर हमें आसान हो जाएगा पहचानना कि कौन कौन से कालब आपस में जमई खासियत रखते हैं। ये सी वाले का है 3/2। ठीक है, 3/2। इसका डी वाले का क्या है, अगर इसको जमा करें 2 और 1 को तो ये 3 हो जाएगा। असल में ये एक ही रुकन है, एक ही इसका जो एलिमेंट है, इसलिए इसको अलग अलग नहीं समझना। तो इसमें है हमारे पास 2 कितारें और 1 कालम, तो 2/1 आ जाएगा इसका मर्तबा। इसी तरह ई वाले का है 2/2, 2/2। इसी तरह एफ वाले का क्या है, इसको मुख्तसर करेंगे तो ये जमा होके एक रुकन रह जाएगा ये वाला। ठीक है अभी भी एक रुकन, लेकिन जमा होके ये एक हिंसा रह जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे, इसका है 3 कितारें और 2 कालम है इसमें। अब देख लें मर्तबे मैंने सभी के लिख दिए हैं, तो इससे आप लोगों को ये पहचानना आसान हो जाएगा कि हम किन किन जो कालबों को आपस में जमा कर सकते हैं। तो देखें ये इसका मर्तबा अगर हम देखें, ये जो 2/2 यानी 2/2 और इस वाले का भी 2/2 है, तो ये दोनों आपस में जमई खासियत रखते हैं, यानी ए और ई। इसी तरह ये है इसका 2/1। ठीक है, बी और डी वाला, ये दोनों जमई खासियत रखते हैं, यानी इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे ये 3/2 है ये वाला, और ये दोनों जमे खासियत रखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी ज़रा एक और कलर की मैं लकीर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पहचानना आसान हो जाए। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने बता देना है कि कालब ए और ई जमई खासियत रखते हैं। इसके बाद कालब बी और कालब एफ कालब बी और डी जमई खासियत रखते हैं, सी और एफ जमई खासियत रखते हैं। ऐसे सवाल नंबर 1 आसानी से हल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में कहा यह गया है कि मदरजा झैल कालबों के जमई माकूस मालूम कीजिए। जमई माकूस को पहले समझ लें आप, उसके बाद फिर हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। जमई माकूस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी हिंदसे को किसी दूसरे हिंदसे में जमा करें तो हमारे पास जवाब 0 आ जाए, तो वो एक दूसरे का जमई माकूस होते हैं। ये छोटी जमातों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये मज़ीद एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 5 है तो 5 में हम क्या जमा करें कि हमारे पास जवाब 0 आ जाए। तो 5 में हम नफ़ी 5 जमा करेंगे तो जवाब इसका 0 आ जाएगा। इसका मतलब 5 और नफ़ी 5 एक दूसरे के जमई माकूस हैं। और अगर इसी तरह मैं नफ़ी 5 की बात करूं, इसमें तो जो 5 है ये जमा करने से, जमा 5 को जमा करने से जवाब जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के जमई माकूस होंगे। इसी तरह कालबों की अगर हम बात करें तो कालबों में अगर 2 कालबों को जमा करने से जवाब 0 कालब आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के जमई माकूस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमारे पास ए कालब दिया हुआ है, तो ए कालब का जो जमई माकूस होगा वो होगा नफ़ी ए। ठीक है, नफ़ी ए का मतलब ये है ए में नफ़ी ए जमा करने से 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास 0 कालब आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा नफ़ी ए। और इसी तरह यहाँ पे सारी की सारी अलामतें हमने बदल देनी है, जितने भी अरकान हैं। ये आ जाएगा नफ़ी 2, ये आ गया नफ़ी 4, ये नफ़ी 2 है तो इधर हम जमा 2 लिखेंगे। इसी तरह ये आ जाएगा जमा 1। तो ये ए कालब का जमई माकूस है ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी कालब का जमई माकूस लिखें तो वो आ जाएगा नफ़ी बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें नफ़ी 1 0 0 ही रहेगा, ये जमा 1 हो जाएगा, ये नफ़ी 2 हो जाएगा और ये जमा 1 हो जाएगा। और इसी तरह ये 3 नफ़ी का हो जाएगा और ये नफ़ी 3 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह ये नफ़ी 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जमा आएगा। इसी तरह ये नफ़ी 1 हो जाएगा। सिर्फ अलामतें बदल देने से हमारे पास जमई माकूस हासिल हो जाता है, क्योंकि अलामतें बदल लेने से वो मनफी कालब बन जाता है और मनफी कालब जो है जब हम उसमें जमा करेंगे तो सिफरी कालब जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी तरह सी कालब की बात कर लें तो वो आ जाएगा नफ़ी सी, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे नफ़ी 4 और जमा 2। नफ़ी 4 और जमा 2 ये आ जाएगा इसका जमई माकूस। इसी तरह डी, ई और एफ में भी सिर्फ अलामतें बदल देने से हमारे पास इनके जमई माकूस हासिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो जुज़ हैं डी, ई और एफ़ वाले, आप ख़ुद से इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो सवालात समझने में सबसे ज़रूरी बात होती है वो उनका कॉन्सेप्ट होता है, उनके बारे में जो बुनियादी उनका ढांचा होता है उसके बारे में समझ आना चाहिए। अगर वो समझ आ गया तो उस तरह का कोई भी सवाल कीमतें बदल के आ रहा है या किसी भी तरह आ रहा है वो आप हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये कहा गया है कि अगर ए कालब इसके बराबर है, यानी ये अरकान दिए हैं, बी के अरकान दिए हैं, सी के, डी के, यानी हमें ये 4 कालब दिए हुए हैं, तो उनकी मदद से मदरजा झैल कालब मालूम कीजिए। यानी हमने क्या करना है, यहाँ जो इसका पहला जुज़्व है उसमें कहा है ए जमा ये वाला कालब, तो ए की जगह पे हमने ए कालब लिख के उनको जमा कर देना है, ठीक है। और जमा कैसे करते हैं वो आपको अभी वाज़े हो जाएगा जब मैं आपके सामने ये सवाल हल करूँगा। यहाँ है, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, ए जमा 1 1 1 और 1, ठीक है जी। अब ए का हमें पता है कि ए कालब हमें जो दिया गया है वो है नफ़ी 1 2 2 और 1, तो इसकी जगह पे हम इसकी कीमत लिख रहे हैं। अब नफ़ी 1, इसके नीचे 2 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ जमा की अलामत ये देखें, ये जमा, ये वाला मैं दोबारा वैसे लिख रहा हूँ, ये जमा ऐसे ही आ गया और इसकी जगह पे यही वाला कालब हमने लिख देना है 1 1 1 और 1, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वजाहत से ये वाला सवाल समझाऊँ जो इब्तदाई सवालात होते हैं, ताकि जब बात समझ आ जाए फिर मुख्तसर हम करते जाएंगे बाद में। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि इनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं उनको आपस में जमा कर देना है, ठीक है। जैसे ये नफ़ी 1 जो है ये 1 में जमा होगा, तो इसको हम लिखेंगे नफ़ी 1 जमा 1। इसी तरह 2 जमा 1 ये आ जाएगा यहाँ पे 2 जमा 1, 2 जमा 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 जमा 1। इसी तरह 1 जमा 1 इधर लिख देना हमने। तो ये जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो आपस में जमा होंगे या तफरीक होंगे जब भी कालबों को जमा या तफरीक किया जाएगा। अब नफ़ी 1 और जमा 1 होता है 0, 2 जमा 1 बराबर होता है 3 के, 2 जमा 1 होता है बराबर 3 के, इसी तरह 1 जमा 1 बराबर होता है 2 के। अब ये वाला जो कालब है ये हमारे पास जवाब है, तो यहाँ मैं जवाब भी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास अब जवाब आ चुका है, ठीक है जी। तो ऐसे हमारा ये जो इसका पहला जुज़ है वो हल हो जाता है। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी जुज़ उन्होंने दिए हैं वो हमने हल कर लेने हैं। अब इसके बाद बी वाले की बजाय मैं सी वाला जो जुज़ है उसको हल कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसके सामने ही इसको हल कर लेते हैं सी वाले जुज़ को। तो यहाँ आ जाएगा इसका सी नंबर 3 लिखना है यहाँ पे, ये है हमारे पास सी जमा नफ़ी 2 1 और 3, ठीक है जी।
ये आ गया ऐसे। अब वही वाले जो स्टेप्स हैं, मराहल हैं, वो हमने दोहराने हैं जो हमने पहले जुज़ में हल किया था सवाल को। वैसे ही सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब सी कालब दिया हुआ है सवाल में हमें, जो कि है 1, नफ़ी 1 और 2। ठीक है, कालबों के अरकान को लिखते हुए दरमियान में जगह को छोड़ना है ताकि उनमें पता रहे कि अलग अलग अरकान हैं। इसकी तरह अब इसी से लिख देते हैं नफ़ी 2, 1 और 3। ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाएगा ये हमारे पास, इनको 1 और नफ़ी 2, इसी तरह नफ़ी 1 और जमा 1, फिर आ जाएगा 2 जमा 3, इसके बाद आ जाएगा 1 नफ़ी 2 आ जाएगा नफ़ी 1, नफ़ी 1 जमा 1 यह आ जाएगा 0, 2 जमा 3 आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ये इसका जवाब आ जाएगा इस वाले सवाल का। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जुज़ नंबर 5 है और जुज़ नंबर 6 है, 7, 8, 9 सारे के सारे जो अज्जा हैं, इनमें क्या कहा गया है कि 2 ने ज़रब होना है ए से, यानी ए की जगह पे हमने ए कालब लिख देना है और 2 से उसको ज़रब कर देना है। तो अभी हम इसी वाले जुज़ को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5वां जुज़ है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जुज़ नंबर 5। वो लिखा हुआ है 2a। अब a की कीमत ये सामने हमने इस वाले सवाल में लिखी थी, तो ये ऐसे ही हम इसमें लिख देते हैं। ये आ जाएगा 2, क्योंकि a से ज़रब हो रहा है दरमियान में कोई अलामत ना होने की वजह से, तो a की जगह पे हम लिखेंगे अब नफ़ी 1, 2, 2 और 1। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद देखें, अब ये जो रुकन है ये हर एक रुकन से ज़रब हो जाएगा, यानी ये वाला जो 2 है ये हर एक रुकन से ज़रब होगा। तो इसको हम लिखेंगे फिर इस तरीके से 2 ज़रब नफ़ी 1, ये आ जाएगा 2। अब इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, ये ब्रैकेट के अंदर भी लिख देते हैं। आम ब्रैकेट में लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, अलामतों की बजाय। ये आ जाएगा 2 ज़रब 2, इससे नीचे आ जाएगा, नीचे वाले जो अरकान है रो नंबर 2 कितार नंबर 2 में 2 ज़रब 1 आ जाएगा, ये ऐसे। मज़ीद इसको जब मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 को जब नफ़ी 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा नफ़ी 2, 2 ज़रब 2 आ जाएगा 4, 2 ज़रब 2 आ जाएगा 4 के बराबर, 2 ज़रब 1 2 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा जो जुज़ है ये हल हो गया है, यही इसका जवाब है। इसी तरह अगर हम एक किसी और जुज़ की भी बात कर लें, अगर ये छठे और 7वें जुज़ में से किसी एक की बात कर लेते हैं, हम इसमें से 7वां जुज़ हल कर लेते हैं। उसमें भी नफ़ी वाली जो कीमत है वो ज़रब हो रही है कालब के साथ, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है जो छठा जुज़ है इसका। तो 7वां इसमें हल कर लेते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, नफ़ी 2 ज़रब सी, तो यहाँ लिख देते हैं नफ़ी 2, अभी यहाँ लिखेंगे हम, जुज़ नंबर है ये 7 है, सॉरी, नफ़ी 2 ज़रब सी। अब सी हमारे पास क्या है, ये इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 2, और सी हमारे पास जो कालब है वो है 1, नफ़ी 1 और 2 के बराबर। अब ये मैंने कीमतें लिख दी हैं, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये दाएं तरफ लिखा है मैंने ये सवाल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो नफ़ी 2 है ये हर एक से ज़रब हो जाएगा, ये कालब के अंदर हर रुकन से। तो ये हो गया नफ़ी 2 ज़रब 1, फिर ये आ गया नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 1, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दोनों को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। इसी तरह नफ़ी 2 ज़रब 2 आ जाएगा, नफ़ी 2 ज़रब 2, इस तरह ये अलामत हमने लिख दी कालब की।
फिर देखें नफ़ी 2 को 1 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा नफ़ी 2, नफ़ी 2 को नफ़ी 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा जमा 2, नफ़ी 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा नफ़ी 4। तो ये इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा ये। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो सवालात हैं आपको समझ आ चुके होंगे। अब इसके बाद जो 2 जुज़ रह गए हैं, 3 ने डी से ज़रब होना है, यानी डी के सारे अरकान से ज़रब कर देना है। इसी तरह 3 सी का मतलब ये है कि सी के जितने भी अरकान हैं उनको 3 से ज़रब कर देना है। तो ऐसे हमारा ये जो सवाल नंबर 3 है वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 की जो इबारत है वो कुछ इस तरह से है कि कालबों के जमई और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए। हासिल कालब मतलब कि उनको हल करने से एक कालब हमारे पास आ जाएगा जो कि जवाब होगा। इसमें से हम ऐसा करते हैं कि कोई 2 से 3 जुज़ हल कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं, क्योंकि उसमें एक जमा की अलामत है, एक तफरीक की अलामत है। पहले वाले में ये भी जमा है और ये भी जमा है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो सवाल है इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये जुज़ नंबर 2 आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है उसको हल करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास कालब दिए गए हैं, लिखे गए हैं, पहले हम इनको हल करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, उसूल के मुताबिक, जो रियाजी का उसूल हमने पहले भी छोटी जमातों में पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखें ये दोनों कैसे हल होंगे कि ये वाला कालब इसमें जमा होगा। जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके मुतनाज़रा अरकान है उनको जमा कर देंगे। तो 1 में 0 जमा होगा, यहाँ आ जाएगा 1 जमा 0। इसी तरह 0 में 2 जमा होगा तो ये आ जाएगा 0 जमा 2। 0 में 3 जमा होगा, ये आ जाएगा 0 जमा 3। इसी तरह 0 में 0 जमा होगा तो ये आ जाएगा 0 जमा 0। ये आ गया ऐसे। ठीक है, ये अलामत जो है वो दरमियान में लिखते हैं कालब के, इस तरीके से। अच्छा, ये वाला जो मनफी के बाद कालब लिखा है इसको ऐसे ही यहाँ पे हमने लिख देना है, 1 1 1 0। ये हो गया जी इस तरीके से हल। आगे बढ़ते हैं तो अगले जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि 1 में 0 जमा करें तो जवाब आ जाएगा 1, 0 में 2 जमा करें तो जवाब आ जाएगा 2, 0 में 3 जमा करें तो जवाब आ जाएगा 3, 0 में 0 जमा करें तो जवाब आ जाएगा 0। ये आ गया ऐसे। ठीक है, नफ़ी ये आ जाएगा 1 1 1 और 0 जी। इसके बाद अगला कदम क्या होगा, अब हमारे पास फिर देखें, अब ये जो मुतनाज़रा अरकान है इनको तफरीक कर देना है। तो ये 1 नफ़ी 1 हो जाएगा, 2 नफ़ी 1 हो जाएगा, ये 3 नफ़ी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नफ़ी 1 0 0 नफ़ी 0 हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद 1 में से 1 तफरीक करें तो जवाब आता है 0, 2 में से 1 तफरीक करें तो जवाब आ जाएगा 1, 3 में से 1 तफरीक करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से 0 0 आ जाएगा ये। ठीक है जी, ऐसे ये हमारा जो सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है और यही वाला जो कालब है ये इसका जवाब है। ठीक है जी, इसके बाद अब हम इसी सवाल का जुज़ नंबर 3 हल कर लेते हैं। इसमें भी देखें, यहाँ ब्रैकेट लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर कालब लिखे हुए हैं और एक कालब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो जो कालब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ गया 3 और ये आ गया 1। ये कालब ऐसे ही हमने लिख दिया और ये आ गया हमारे पास जमा और ये ब्रैकेट है। इसका मतलब कि ये वाले कालब पहले हल होंगे, 1 नफ़ी 2 ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 0 नफ़ी 2 ये आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह आ जाएगा 2 नफ़ी 2, 2 नफ़ी 2 आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है जी, इसके बाद देखें अब क्या होगा, ये वाला कालब वैसे ही लिखा रहने देंगे अभी, 2 3 और 1 और ये आ जाएगा जमा
एक नफ़ी दो आ जाएगा नफ़ी एक, सिफर नफ़ी दो आ जाएगा यहाँ पे नफ़ी दो, दो नफ़ी दो आ जाएगा यहाँ पे सिफर के बराबर। इसके बाद आ जाएगा दो और नफ़ी एक, दो नफ़ी एक, फिर आ जाएगा तीन नफ़ी दो, तीन नफ़ी दो, एक जमा सिफर, एक जमा सिफर, ऐसे आ जाएगा ये। मुतनाज़रा अरकान को फिर हमने जमा कर दिया है ये। अब देखिए दो नफ़ी एक क्या आ जाएगा एक, तीन नफ़ी दो क्या आ जाएगा एक, एक जमा सिफर क्या आ जाएगा एक। तो ये वाला हमारे पास इस सवाल का जवाब आ गया है। हम पांचवा जुज़ इसका हल कर लेते हैं। इस सवाल का बिल्कुल पहले सवालों के जैसा ही है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कालब दिए हैं और उनके दरमियान में जमा की अलामत है। इसका मतलब ये है कि दोनों कालबों के जो मुतनाज़रा अरकान हैं उनको हमने जमा कर देना है। तो जमा कैसे करेंगे देखें, एक में एक जमा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक जमा एक, ठीक है। इसके बाद दो में ये सिफर जमा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मुतनाज़रा अरकान हैं, और तीन में दो नफ़ी होगा क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी होता है, इसलिए मैं मुख्तसर करके यहाँ पे अलामत नफ़ी ही लिखूँगा। अगर जमा की अलामत हो तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पर जिस रुकन के साथ जो अलामत होगी वो वैसी की वैसी लिख देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे जमा की अलामत होगी तब। अच्छा, अब दो नफ़ी दो हो जाएगा, ये दो नफ़ी दो आ गया, फिर तीन नफ़ी एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक जमा सिफर, इसी तरह तीन जमा सिफर आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा एक जमा दो, यह आ जाएगा दो नफ़ी एक, ऐसे। तो ये हमने मुतनाज़रा अरकान को क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। जमा करने का मतलब ये है कि जिस रुकन के साथ जो अलामत होगी उसको उसी के साथ लिख देना है। अब मुख्तसर कर देते हैं इसको, एक जमा एक बराबर होता है दो के, दो जमा सिफर दो के बराबर होता है, तीन नफ़ी दो एक के बराबर होता है, दो नफ़ी दो होता है सिफर, तीन नफ़ी एक होता है दो के बराबर, एक जमा सिफर होता है एक के बराबर, तीन जमा सिफर तीन, एक जमा दो होता है तीन, दो नफ़ी एक होता है एक। इस तरीके से ये जो हमारे पास कालब है यही इस सवाल का जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जवाब। तो ऐसे हमारा ये जो सवाल है, ये जो जुज़ है ये भी हल हो जाता है और जो सवाल है ये भी हल हो जाता है, क्योंकि सारे सवाल में 6 सवालात थे, 6 जुज़ थे और 6 के 6 इन्हीं अज्जा की तरह हल होने हैं, ठीक है। अगर आप देखें गौर से तो ये जो पहला जुज़ है, दूसरा है और ये जो आखिरी जुज़ है, ठीक है, इनमें ब्रैकेटें लिखी हुई हैं और तीसरे में भी ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये एक जैसे आते हैं और इसी तरह ये चौथा और ये जो पांचवा ये एक जैसे थे। तो हमने सभी में से सवालात हल कर लिए हैं। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब हम सवाल नंबर जो 5 है इसमें कहा गया है कि अगर ए कालब ये है, बी ये वाला कालब है, सी ये वाला कालब है, तो दर्ज झैल कवानीन की तस्दीक कीजिए। तो इसमें हमारे पास जो 10 अज्जा हैं यानी 10 जुज़ हैं इस सवाल के, तो इनमें से देख लेते हैं कौन से एक जैसे हैं, उनमें से एक एक जुज़ जो है वो हल कर लेते हैं। जैसे ए जमा सी बराबर है सी जमा ए के, ये भी ऐसा ही सॉल्व होगा जैसे ए जमा बी, बी जमा ए होगा, तो ये दोनों एक जैसे, और ये तीसरा भी ऐसा ही है। तो पहले 3 अज्जा में से हम कोई सा एक जुज़ हल कर लेते हैं। तो इसमें से तीसरा ले लेते हैं जुज़, उसको हल करते हैं। बहुत ही आसान है ये सवाल। ये है जी जुज़ नंबर 3 और लिख लेते हैं इसको दोबारा, वो है बी जमा सी बराबर है सी जमा बी। अब इसको दो तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल कर लें, ऊपर नीचे हल कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो या कोई बच्चे छोटा लिखते हैं कुछ बड़ा लिखते हैं, तो बड़ा लिखने वाले जो बच्चे हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल करें, फिर उससे नीचे राइट हैंड साइड को हल कर लें। और अगर आप आमने सामने यानी बराबर पे हल कर सकते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप पहले
इस वाली जो कीमत है इसको यहाँ पे हल कर लें, यानी ये वाली साइड है, और सी जमा बी को दाएं तरफ हल कर लें, यानी बराबर बराबर पे भी हल कर सकते हैं हम उनको। तो मैं इनको एक सवाल को बराबर हल कर लेता हूँ, फिर आगे जो सवालात आएंगे उनको फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिहाज से हल कर देता हूँ। तो पहले बी जमा सी का मतलब ये है कि बी कालब लिखेंगे। बी कालब क्या है हमारे पास, एक नफी एक, एक दो नफी दो और दो, इसी तरह है तीन और एक और तीन। ठीक है जी, ये हो गया ऐसे बी। फिर यहाँ रहेगा जमा सी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है ना बी जमा सी, इनको हल कर रहे हैं अभी हम। तो सी है हमारे पास नफी एक सिफर सिफर, फिर यह रहेगा सिफर नफी दो तीन एक एक और दो। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने बी जमा सी, और ये बराबर किसके आएगा, सी जमा बी के। तो सी का अलग क्या है हमारे पास, नफी एक सिफर 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 नफी दो तीन एक एक और दो। ठीक है जी, ऐसे ये हल हो गया, यानी लिख दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमने लिख देना है जमा बी। बी का अलग क्या है, एक नफी एक, एक दो नफी दो और दो, इसी तरह तीन एक और तीन। इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ इनको मुख्तसर करना है, यानी हल कर देना है। एक में ये नफ़ी एक क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जमा है, जमा हो तो अलामतें वैसे की वैसे आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक नफ़ी एक, फिर आ जाएगा नफ़ी एक जमा सिफर, फिर आ जाएगा यहाँ पे एक जमा सिफर, इसी तरह दो जमा सिफर, फिर आ जाएगा नफ़ी दो नफ़ी दो नफ़ी दो नफ़ी दो, फिर आ जाएगा दो जमा तीन, तीन जमा एक, एक जमा एक, तीन जमा दो, बराबर है, ये आ जाएगा। अब दाएं तरफ वाली जो साइड है इसको लिखेंगे हम नफ़ी एक जमा एक, और इसी तरह सिफर नफ़ी एक, फिर आ जाएगा सिफर जमा एक, नीचे आ जाएगा सिफर जमा दो, नफ़ी दो और नफ़ी दो, इसी तरह तीन जमा दो, फिर आ जाएगा एक जमा तीन, यहाँ आ जाएगा एक जमा एक, फिर आ जाएगा दो जमा तीन। ये दूसरा कदम हमारा हल हो गया, दूसरा स्टेप है ये। अच्छा, इसके बाद देखें क्या होगा कि इनको अब हमने हल कर देना है, मज़ीद मुख्तसर कर देना है। एक में से एक तफरीक कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिफर, नफ़ी एक जमा सिफर जो है वो आ जाता है नफ़ी एक, फिर एक जमा सिफर होता है एक, दो जमा सिफर होता है दो, फिर नफ़ी दो नफ़ी चार, दो जमा तीन आ जाएगा पाँच, तीन जमा एक आ जाएगा चार, एक जमा एक आ जाएगा दो, तीन जमा दो आ जाएगा पाँच। तो ऐसे ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हल हो गई। दाएं तरफ अगर हम देखें तो ये है नफ़ी एक जमा एक, सिफर आ गया, सिफर नफ़ी एक यहाँ पे आ गया नफ़ी एक, सिफर जमा एक यहाँ पे एक आ गया, सिफर जमा दो यहाँ पे दो आ गया, नफ़ी दो यहाँ पे नफ़ी चार आ गया, तीन जमा दो आ जाएगा पाँच के बराबर, एक जमा तीन आ जाएगा चार के बराबर, एक जमा एक आ जाएगा दो के बराबर, और तीन जमा दो पाँच के बराबर। अब अगर हम देखें तो जो बाएं तरफ वाली कीमतों का जवाब है, यानी दोनों कालमों का जवाब है, वही दाएं तरफ वाले कालमों को जमा करने से जवाब आता है। ऐसे हमारा ये जो सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है, और हमने ये साबित भी कर दिया है कि जो बाएं तरफ है वो दाएं तरफ के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके बाद जो हमारे पास जुज़ हैं, इसमें जो जुज़ नंबर ये जो 5 है, और इसी तरह ये जुज़ नंबर 7 है, और जुज़ नंबर जो 8 है, और जो जुज़ नंबर 9 है, ये वाले चारों जो जुज़ हैं ये एक ही तरह से हल होंगे। इन चारों में से कोई सा एक जुज़ अभी मैं हल कर देता हूँ, ठीक है,
और बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद हल कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला जुज़ हल कर देता हूँ, 9वां जो जुज़ है, क्योंकि इसमें जमा और नफ़ी दोनों अलामतें हैं, तो ये वाला जुज़ अभी हम हल करते हैं। 9वें जुज़ में सबसे पहले हम इसकी जो ये स्टेटमेंट है ये लिख लेते हैं, यानी ये जो कानून दिया हुआ है नीचे, इधर सवाल का पहले नंबर लिखते हैं और फिर ये सवाल ऐसे ही लिख लेते हैं, जो कि ए जमा ब्रैकेट शुरू बी नफ़ी सी बराबर है ब्रैकेट ए नफ़ी सी और जमा बी। ठीक है जी। इसमें अब हमने क्या करना है कि पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड यानी जो बाएं तरफ लिखा हुआ है बराबर के, वो है हमारे पास ए जमा बी नफ़ी सी, इसमें बी और सी ब्रैकेट में है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब ए कालब जो है वो पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो ए कालब क्या है, 1 2 3, यहाँ पे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, 1 2 3, और इसी तरह फिर आ जाएगा 2 3 1, 1 नफ़ी 1 और 0, ये आ गया हमारे पास ए कालब। फिर आ जाएगा जमा बी कालब, क्या आएगा हमारे पास अब, 1 नफ़ी 1 1, 2 नफ़ी 2 और 2, इसी तरह आ जाएगा 3 1 और 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे नफ़ी सी, क्या आ जाएगा, नफ़ी 1 0 0 0 नफ़ी 2 और 3, इसी तरह आ जाएगा 1 1 और 2। ठीक है जी। और ये वाले जो हैं ये पहले हल किए जाएंगे बी और सी, इसलिए ये ब्रैकेट में भी हैं। ये इस तरह से ये सवाल बन रहा है, यहाँ पे बराबर की अलामत वैसे ही लिख देंगे। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं आगे मज़ीद। पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करना है हमने, तो इसको वैसे लिख देते हैं। ये वाला जो कालब है 1 2 3, फिर आ जाएगा 2 3 1 1 नफ़ी 1 0, ये कालब हमने ऐसे ही लिख दिया है। और ये आ जाएगा जमा। अब इसको हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है और यहाँ लिख देते हैं एक कालब की शक्ल में इसको। तो मैं और मुख्तसर कर देता हूँ, ये इसको जो है वो हल करके लिखते हैं अब अलामतों को। 1 और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, और 1 जमा 1 आ गया ये। अब नफ़ी की वजह से अंदर जितनी भी अलामतें हैं वो बदल जाएंगी। ये दूसरा जो रुकन है इसका वो आ जाएगा नफ़ी 1 नफ़ी 0, फिर आ जाएगा 1 नफ़ी 0, फिर आ जाएगा 2 नफ़ी 0, नफ़ी 2 जमा 2, जमा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ नफ़ी की अलामत है ये, 2 नफ़ी 3, फिर आ जाएगा 3 नफ़ी 1, फिर आ जाएगा 1 नफ़ी 1, 3 नफ़ी 2, इस तरह से ये वाला हल हो जाएगा। इसके बाद ये अभी ऐसा ही लिखा रहने देंगे इसको। ये आ गया जी हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 नफ़ी 1 0, और ये आ जाएगा जमा, यहाँ 1 जमा 1 2, नफ़ी 1 और 1 2, और ये आ जाएगा 0 नफ़ी 1, 3 में से 1 2, 1 नफ़ी 1 0, 3 नफ़ी 2 1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें हमने इसको क्या लिख देना है कि इन दोनों को जमा करेंगे अब हम। तो 1 जमा 2, यहाँ हम लिखेंगे अब 1 जमा 2, यह रहेगा 2 नफ़ी 1, फिर यह रहेगा 3 जमा 1, यह रहेगा 2 जमा 2, यह रहेगा 3 जमा 0, यह रहेगा 1 नफ़ी 1, यह रहेगा 1 जमा 2, यह रहेगा नफ़ी 1 जमा 0, यह रहेगा 0 जमा 1। ठीक है जी।
अच्छा जी, इसके बाद 1 जमा 2 होता है 3 के बराबर, यहाँ आ रहेगा 3, 2 नफ़ी 1 1, 3 जमा 1 4, 2 जमा 2 4, 3 का 3 और 1 नफ़ी 1 0, 1 जमा 2 आ जाएगा 3 और इसी तरह नफ़ी 1 जमा 0 नफ़ी 1 0 0 जमा 1 यहाँ आ रहेगा 1। तो ये आ गया हमारे पास अभी जो जवाब है ये लेफ्ट हैंड साइड का। अभी आधा सवाल हमारा हल हुआ है और आधा सवाल जो है वो अभी हमने हल करना है। ठीक है, इसके लिए अब हमें जो दाएं तरफ है यानी राइट हैंड साइड है ए नफ़ी सी जमा बी, इसको हल करना है। ठीक है, तो वो नीचे हम अब लिखते हैं उसको, ए नफ़ी सी, ये आ रहेगा नीचे इधर राइट हैंड साइड आ जाएगा यहाँ पे ए नफ़ी सी जमा बी। ठीक है जी, ऐसे ये लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने इनकी कीमतें लिख ली हैं ए सी और बी की। यहाँ पे इधर आ जाएगा ब्रैकेट हमारे पास, ये भी ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ भी ब्रैकेट। इसका मतलब पहले हमने इन दोनों कालमों को हल करना है। ये है ए नफ़ी सी फिर जमा बी, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके हल करूँगा अब कि 1 और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 नफ़ी 0 यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 नफ़ी 0 यहाँ आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 नफ़ी 0 यहाँ पे आ गया 2, फिर 3 जमा 2 यहाँ पे आ गया 5, फिर इसी तरह 1 नफ़ी 3 आ जाएगा यहाँ पे नफ़ी 2, फिर आ जाएगा 1 नफ़ी 1 यहाँ पे आ गया 0, नफ़ी 1 नफ़ी 1 तो यहाँ आ जाएगा नफ़ी 2, 0 नफ़ी 2 यहाँ आ जाएगा नफ़ी 2। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास इन दोनों कालबों का जो फ़र्क है वो आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा फिर जमा, ये वाला कालब ऐसे लिख देते हैं 1 नफ़ी 1 1 और ये आ गया हमारे पास फिर 2 नफ़ी 2 और 2, फिर ये आ जाएगा 3 1 और 3। अच्छा जी, इसके बाद ये 2 जमा 1 ये आ जाएगा यहाँ पे 3 के बराबर, 2 नफ़ी 1 यहाँ आ जाएगा 1, 3 जमा 1 ये आ जाएगा 4, 2 जमा 2 ये आ जाएगा 4, 5 नफ़ी 2 ये आ जाएगा 3, फिर नफ़ी 2 जमा 2 0 आ जाएगा, ये इस तरह 0 जमा 3 ये आ जाएगा 3 के बराबर, नफ़ी 2 और जमा 1 ये आ जाएगा नफ़ी 1, फिर आ जाएगा नफ़ी 2 और जमा 3 ये आ जाएगा 1 के बराबर। ये आ गया जी हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब। अब हम देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब बराबर हैं। ये है 3 1 4 4 3 0 3 नफ़ी 1 और 1, ये बिल्कुल दोनों तरफों का जो जवाब हैं वो बराबर है। सो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आखिर में सो पास साबित हुआ, क्योंकि उर्दू में है तो हम उर्दू में लिखेंगे पास साबित हुआ, साबित क्या हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, या ये लिख दें या फिर जो सवाल की जो इबारत थी वो वैसे की वैसे लिख देनी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, साबित ये हो गया कि जो बाएं तरफ है वो दाएं तरफ के बराबर है। या ये भी लिख सकते हैं आप कि जो हमारे पास ए जमा इंटू बी नफ़ी सी बराबर ए नफ़ी सी जमा बी, यानी ये सारे का सारा भी आखिर में लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, वो भी ठीक है, बात तब भी मुकम्मल हो जाएगी। ऐसे हमारा ये वाला जो जुज़ है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। इसके बाद जो 2 जुज़ बचे हैं हमारे पास, एक है जुज़ नंबर 6 और एक है जुज़ नंबर 10। ये दोनों एक जैसे ही हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो जुज़ नंबर 10 है इसको हल कर लेते हैं अब। ठीक है, तो जुज़ नंबर 10 की पहले रकम लिख लेते हैं, इबारत लिख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि 2a जमा 2b बराबर आ जाएगा 2 ब्रैकेट शुरू a जमा b के, यानी इसके बराबर हमने साबित करना है इसको। तो अब क्या करते हैं, इसको
सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2a जमा 2b है, तो यहाँ आ जाएगा 2a जमा 2b। इसका मतलब ये है कि जो a कालब है उसको 2 से ज़रब करना है, जो b कालब है उसको 2 से ज़रब करना है, फिर उन दोनों को जमा कर देना है। तो हम पहले लिख लेते हैं a कालब, जो कि है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, इसी तरह 1 नफ़ी 1 और 0। ये है हमारे पास a कालब, और क्योंकि इसको ज़रब करना है हमने 2 से, तो यहाँ 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह जमा 2b है, तो यहाँ जमा 2 लिख के यहाँ b कालब लिख देंगे, जो कि है हमारे पास 1 नफ़ी 1 1 2 नफ़ी 2 और 2, इसी तरह 3 1 और 3 के बराबर। अब इसको मज़ीद हमने मुख्तसर इस तरह करना है कि इनको पहले ज़रब करेंगे, तो 2 1 2, हर एक रुकन को ज़रब कर देना 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है जी, ये आ गया जमा। फिर 2 को 1 से ज़रब किया तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा नफ़ी 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ जाएगा नफ़ी 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा, अब इसको मुख्तसरन हल कर देते हैं। 2 जमा 2 आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये बराबर दरमियान में लिखेंगे बाद में। इसी तरह 4 नफ़ी 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 जमा 2 यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 जमा 4 यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 नफ़ी 4 यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 जमा 4 आ जाएगा 6 के बराबर। इसी तरह फिर आ जाएगा 2 जमा 6 ये आ जाएगा 8 के बराबर, नफ़ी 2 जमा 2 ये आ जाएगा 0 के बराबर, 0 नफ़ी 0 जमा 6 ये आ जाएगा 6 के बराबर। तो ये हमारा जो सवाल है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गई है यहाँ पे। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो वो मैं यहीं पे हल कर देता हूँ, इसके बराबर पे ही यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के, क्योंकि यहाँ पे a और b ही कालब चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट करके यहीं पे हल कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं। आप राइट हैंड साइड को नीचे पेज पे हल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह मौजूद है, मैं इसलिए इसको यहाँ दाएं तरफ ही हल करने लगा। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है 2 इंटू यानी 2 ब्रैकेट शुरू a जमा b। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि a और b कालबों को जमा करने के बाद 2 से ज़रब कर देना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a कालब क्या है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1 1 नफ़ी 1 0। ठीक है जी, और ये आ गया जमा b कालब क्या है हमारे पास, 1 नफ़ी 1 1 2 नफ़ी 2 2 3 1 3। ये इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएगी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जमा करने के बाद 2 से ज़रब किया जाएगा। तो पहले जमा करते हैं, 1 जमा 1 होता है 2 के बराबर, 2 नफ़ी 1 होता है 1 के बराबर, 3 जमा 1 होता है 4 के बराबर, 2 जमा 2 4 के बराबर, 3 नफ़ी 2 1 के बराबर, 1 जमा 2 3 के बराबर, 1 जमा 3 4 के बराबर, नफ़ी 1 जमा 1 0 के बराबर। इसी तरह 0 जमा 3 3 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों का मजमू आ गया, दोनों कालबों का, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रब करते हैं, 2 2 हो जाएगा 4, 2 1 हो जाएगा 2 के बराबर, 4 2 8 के बराबर, 4 2 8 के बराबर, और 2 1 2 3 2 6, 4 2 8, और इसी तरह 2 0 0 3 2 6 के बराबर।
ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये दाएं तरफ वाली भी हल होगी साइड हमारे पास, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो वही जवाब है दोनों अतराफ में हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सवाल जो है वो हल हो गया है। अब हम लिखेंगे पस साबित हुआ, यहाँ पे पस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि ये जो हमारे पास है 2a + 2b ये बराबर है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए। ये बराबर किसके है, 2 ब्रैकेट शुरू a जमा b के। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो जुज़ है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हल हो गया है। बाकी जो जुज़ हैं वो आप खुद से हल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जुज़ जो है इसमें 3 ही किस्म के सवालात थे, वो मैंने हर एक का एक एक हिस्सा हल कर दिया है। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 6 को अगर हम देखें तो उसमें हमें ये कहा गया है कि ए कालब और बी कालब दिए हैं, तो मालूम कीजिए। यहाँ पे इसके 2 जुज़ हैं। पहले जुज़ में कहा गया है कि 3a नफ़ी 2b, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सवाल नंबर हमने 5 हल किया है, उसमें से कोई एक जुज़ की एक साइड दे दी गई है। जैसे हमने उसमें किया था 2a जमा 2b वाला या 2a नफ़ी 2b वाला। तो ये वाला जो जुज़ है ये आप खुद हल कर सकते हैं। मैं ये वाला जुज़ नंबर 2 हल करूँगा क्योंकि इसमें ट्रांसपोज आ गया है, इस वजह से ये वाला जुज़ जो है वो मैं हल कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो रही है ताकि। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जुज़ नंबर 2 क्या है, ये 2a ट्रांसपोज और नफ़ी 3b ट्रांसपोज। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कीमतें लिखेंगे। ये है हमारे पास a ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज मालूम करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे a कालब क्या है, तो a कालब लिखेंगे 1 नफ़ी 2 3 और 4, ये a कालब आ गया हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं a। अब इसका ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो कितारें हैं उनको कालमों में बदल दें या कालमों को कितारों में बदल दें। हम क्या करेंगे, कितारों को कालमों में बदल देते हैं। तो पहली कितार जो है वो बन गई पहला कालम, 1 और नफ़ी 2 बन गया ये। दूसरी कितार जो है ये दूसरा कालम बना दिया, ये आ गया 3 और 4। तो ये आ गया हमारे पास a ट्रांसपोज, ये आ गया a ट्रांसपोज। इसी तरह अब हमने बी ट्रांसपोज भी मालूम कर लेना है। बी ट्रांसपोज के लिए पहले हम बी कालब लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि है 0 7 नफ़ी 3 8, ये है हमारे पास बी कालब। तो यहां लिखेंगे अब हम बी ट्रांसपोज, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0 7 नफ़ी 3 और 8, यानी कितारों को कालमों में बदल दिया है हमने। अब ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम दोबारा सवाल की जानिब आते हैं, जिसमें कहा था कि हमने ज़रब करना है 2 को ए ट्रांसपोज के साथ और 3 को बी ट्रांसपोज के साथ, फिर उनको तफरीक कर देना है। यहाँ ए ट्रांसपोज की कीमत लिख देते हैं, जो कि है 1 3 नफ़ी 2 4, ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज, और इसको ज़रब करना है हमने 2 के साथ, तो यहाँ मैंने 2 भी लिख दिया है। फिर है नफ़ी 3 बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि है 0 नफ़ी 3 7 और 8, ऐसे ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। इन दोनों को हल कर देते हैं, इनको ज़रब करेंगे। अब 2 को 1 से ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3 2 6 और 2 2 4 नफ़ी का 4 आ जाएगा, ये 4 2 8 आ गया, ये बन गया इस तरह। और ये आ जाएगा नफ़ी, फिर 3 को 0 से ज़रब किया, 3 0 0 3 3 नफ़ी 9 और 3 7 21 और 8 3 24, ये आ गया ऐसे। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास
2 नफ़ी 0, यह आ रहेगा 2। 6 जमा 9, क्योंकि नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा 15। इस तरीके से नफ़ी 4 और नफ़ी 21, 21 और 4 25 हो जाएगा नफ़ी का, ठीक है। इसी तरह फिर ये हो जाएगा 24 और 8 32। माजरत, ये तफरीक होना है क्योंकि ये 8 है और ये नफ़ी 24 हो जाएगा, तो इस ये आ जाएगा नफ़ी 16, नफ़ी 16, क्योंकि 8 में से 24 निकालें तो नफ़ी 16 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास इस वाले सवाल का जवाब। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये है इस सवाल का जवाब। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल जो बहुत आसान था आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 7 अगर हम देखें, इसमें कहा गया है कि अगर ये कालब दिए हुए हैं तो अरकान ए और बी की कीमतें मालूम करें। बहुत आसान है ये वाला सवाल भी, जैसा कि मश्क नंबर 1.1 का आखिरी सवाल हल किया था वैसे ही ये सवाल हल होगा। इसमें ये कालब हम ऐसे ही लिख देते हैं पहले, तो ये आएगा हमारे पास 7 10 18 1 और ये है बराबर किसके, यहाँ लिखूंगा मैं 2 4 नफ़ी 3 ए और ये ज़रब हो रहा है ये कालब 2 के साथ। फिर यहाँ आ रहेगा जमा, ये आ गया 3 और ये आ गया 1 बी 8 नफ़ी 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो इसकी दाएं तरफ है इसको हल कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको वैसे लिख देते हैं, ये 7 10 18 1 और बराबर आ जाएगा ये 2 2 4 और ये है 4 4 2 8 आ जाएगा ये, और 3 2 नफ़ी 6 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 ए के बराबर। ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा जमा 3 1 3 आ जाएगा ये आ जाएगा 3 बी के बराबर, यहाँ आ जाएगा 8 3 24 और ये आ जाएगा नफ़ी 12 के, ऐसे। ठीक है। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो होगा ये वैसे ही आ जाएगा, और याद रखें कि जहां पहले ही मसावी की अलामत हो फिर यहां पे नहीं लिखते। यह आ जाएगा 18 1 बराबर है, यह आ जाएगा 4 जमा 3 7 के बराबर आ गया, 8 जमा 3 बी आ जाएगा ये वैसे ही 8 जमा 3 बी। इसी तरह नफ़ी 6 जमा 24 ये आ जाएगा 18 के, 2 ए नफ़ी 12 2 ए नफ़ी 12 के बराबर। तो अब हमने क्या करना है, यहां मैं लिख भी देता हूं दोबारा ताकि आपको याद रहे। यहां लिखना है मुतनाज़रा अरकान का मुवाजना करने से। ठीक है। मसावी जो कालब होते हैं उसके मुतनाज़रा अरकान भी मसावी होते हैं यानी बराबर होते हैं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं मुतनाज़रा अरकान का मुवाजना करने से। जब हम इनका मुवाजना करेंगे तो 7 तो 7 के बराबर है, ये 18 भी 18 के बराबर है। इसका मतलब ये जो 10 है ये इस वाले इसके बराबर होगा, इस वाले रुकन के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 10 बराबर 8 जमा 3 बी। इसको मैं मसावात नंबर 1 का नाम दे देता हूं। इसी तरह फिर ये जो हमारे पास रुकन है ये 2 ए नफ़ी 12 के बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2 ए नफ़ी 12। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इन दोनों मसावातों को इस्तेमाल करते हुए ए और बी की कीमतें मालूम कर लेनी है। पहले हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, हमें लिखना चाहिए यहाँ पे कि मसावात नंबर 1 से। ठीक है। मसावात 1 लेने से भी लिख सकते हैं या मसावात नंबर 1 से लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दाएं तरफ लिखा हुआ है ना, इसको मैं सारे के सारे को बाएं तरफ लिख रहा हूँ। वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 8 जमा 3 बी
बराबर है 10 के। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसलिए सारी की सारी कीमत को बाएं तरफ लिख दिया कि ये जो नामालूम मिकदार है ये बाएं तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये 8 इधर आके तफरीक हो जाएगा। इसको लिखेंगे अब हम 3b बराबर है 10 नफ़ी 8। तो यहाँ आ जाएगा 3b बराबर 10 नफ़ी 8 होता है 2 के बराबर। तो ये आ गया b बराबर 2/3 के। ये b की कीमत आ गई हमारे पास। ठीक है, अब a की कीमत मालूम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 लेने से, मसावात नंबर 2 लेने से, मसावात नंबर 2 है हमारे पास, उसको भी ऐसे ही कर रहा हूं मैं कि जो दाएं तरफ है उसको अब हम बाएं तरफ लिख रहा हूं सारी की सारी कीमत को, बराबर है 1 के। ये 12 इधर आके जमा हो जाएगा तो ये आ गया 2a बराबर है 1 जमा 12। तो ये आ गया 2a बराबर 13 के। तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 13/2 के। ठीक है, अब a की कीमत भी आ गई हमारे पास 13/2 और b की कीमत आ गई 2/3। a और b की कीमतें ही मालूम करने के लिए कहा गया था इस सवाल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो सवाल है ये हल हो जाता है। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। इसमें कहा यह गया है कि अगर a और b ये वाले कालब हो तो तस्दीक कीजिए कि ये जो हमारे पास पहले 2 सवालात हैं, 2 जुज़ हैं, ये एक जैसे हैं। इसके बाद ये जो a जमा a ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। तीसरा और 5वां ये एक जैसे हैं। चौथा और जो छठा सवाल है ये एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से एक एक जुज़ जो है वो हल कर लेंगे। पहले और दूसरे में से एक जुज़ हल कर लेंगे, इसी तरह तीसरे और 5वें में से, चौथे और छठे में से। ठीक है, पहले हम ऐसे करते हैं कि दूसरा जुज़ हल कर लेते हैं, क्योंकि जमा वाला आमतौर पे आसान समझा जाता है बनिस्बत मनफी के, क्योंकि उसमें अलामतें तब्दील होती हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि पहले दूसरा जुज़ हल कर देता हूं। इनमें से एक हम दूसरा जुज़ हल कर लेंगे, इसके बाद फिर तीसरा और उसके तीसरा ले लेते, चले तीसरा और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक वाला आखिरी है तो ये हल कर लेते। तो ये जिन पे दायरा लगाया ये वाले जुज़ हमने हल कर लेने हैं। बाकी इन जैसे हैं वो आप खुद भी हल कर सकेंगे खुद से। तो जुज़ नंबर जो 2 है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले। उसमें क्या कहा है कि a नफ़ी b सारे का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज नफ़ी b ट्रांसपोज के। ठीक है, यहाँ पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, जो कि है हमारे पास a नफ़ी b। पहले ये वाला हिस्सा हल कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो a नफ़ी b में हम पहले क्या लिखेंगे, a कालब जो कि है 1 2 0 और 1, नफ़ी b क्या आ जाएगा हमारे पास, जो है 1 1 2 और 0। अच्छा जी, अगले स्टेप में आ जाएगा 1 नफ़ी 1 0 आ गया, 2 नफ़ी 1 1 आ गया, 0 नफ़ी 2 नफ़ी 2 आ गया, 1 नफ़ी 0 1 आ गया। ये है जी हमारे पास a नफ़ी b। अब इसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो हम इस तरीके से लिखेंगे a नफ़ी b सारे का ट्रांसपोज बराबर है, ये पहली कितार पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी कितार दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हल हो जाती है। इसी तरह जो दाएं तरफ है राइट हैंड साइड है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है कि पहले a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर उन दोनों को तफरीक कर देना है। तो a और b का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैं a और b दोनों यहाँ पे कालब लिख लेता हूँ, बल्कि ये हमारे पास इस सवाल में लिखे हुए हैं, इसी से हम देख के लिख लेते हैं, हमारे लिए और आसान हो जाएगा, वक्त बच जाएगा। ये तो a है हमारे पास, यहाँ पे ये a है 1 2 1 2 0 और 1, ये a कालब है और इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास बराबर 1 2 0 और 1।
ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बी कॉलम हमने लिख लेना यहाँ पे, जो कि है हमारे पास 1 1 2 0, और यहां लिखेंगे अब इसका ट्रांसपोज, जो कि है 1 1 2 0। अब इन दोनों को हमने तफरीक कर देना है। तफरीक करने के बाद फिर देखेंगे कि इसका जवाब क्या आता है। तो यहां आ जाएगा अगले कदम में ये ए ट्रांसपोज नफी बी ट्रांसपोज। ए कॉलम क्या है वो लिखते हैं, ए ट्रांसपोज वो है हमारे पास 1 0 2 1, नफी बी ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 0। यहां रहेगा ये ए ट्रांसपोज नफी बी ट्रांसपोज बराबर 1 नफी 1 0, और 1 नफी 2 यहां पे आ जाएगा नफी 2, यहां पे आ जाएगा 2 नफी 1 1, 1 नफी 0 1। ये आ जाएगा हमारे पास इसकी दाएं तरफ का जवाब। और अगर हम देखें कि बाएं तरफ का जवाब ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये जवाब और ये जवाब ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर में लिख देना है पस साबित हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हम पस साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला जो जुज है ये हल हो जाता है। इसी तरह जो इसका पहला जुज है वो भी ऐसे ही हल होगा जैसे हमने ये वाला जुज हल किया है। अब हम क्या करते हैं, इसका तीसरा जुज हल करना है। तीसरे जुज में क्या है, ए जमा ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम होने का मतलब ये है कि वो जो एक किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी कॉलम का अगर हम ट्रांसपोज लें और असल अपने कॉलम के बराबर आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। तो ए जमा ए ट्रांसपोज पहले मालूम करना है, जिसको हमने साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते पहले, ये है हमारे पास तीसरा जुज, और इसमें हमने ए जमा ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसको साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही हमने मालूम किए हुए हैं इससे पहले वाले जुज में। यहाँ पे मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा वो वक्त बच जाए। यहाँ पे हमने इनको ऐसे ही लिख देना है, ए कॉलम और उसका जो ट्रांसपोज है, तो ये हमारा वक्त बच जाएगा लिखने का और मालूम करने का। अब हमारे पास ए कॉलम भी है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज भी है, इन दोनों का अब हमने मजमुआ यानी इनको जमा करना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास, ऊपर हमने इनको जमा किया था या वो तफरीक किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमें जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए जमा ए ट्रांसपोज, ये बराबर आ जाएगा 1 2 0 1 के, और जमा ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1 के। यहां आ गया ए जमा ए ट्रांसपोज, यहां आ जाएगा बराबर 1 जमा 1 2 के बराबर, 2 जमा 0 2 के बराबर, 0 जमा 2 2 के बराबर, 1 जमा जो 1 है वो भी 2 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये है असल में हमारे पास ए जमा ए ट्रांसपोज, इसको हमने साबित करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अच्छा, इसको सिमेट्रिक साबित करने का मतलब ये है कि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का, इस वाले कॉलम का। तो हम पहले, अगर मैं आपके लिए और इसको आसान बना के बताना चाहूं तो हम इसको कह लेते हैं जी, फर्ज किया, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, फर्ज किया कि जो ए जमा ए ट्रांसपोज है ये इसको बराबर कर लेते हैं हम बी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम बी के बराबर आ जाएगा। अब तो बी बराबर आ गया हमारे पास 2 2 2 और 2 के, ठीक है जी। अब जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बी के ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां ले लेते बी का ट्रांसपोज
बी का ट्रांसपोज जो है ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे कि तारों को कॉलम में बदल देने से फिर भी ये यही रहेगा। ठीक है, अब जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया तो ये किसके बराबर आ गया, बी के। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के। ये ऐसे ही है कि अगर हम इस वाली कीमत का ट्रांसपोज लें, यानी ए जमा ए ट्रांसपोज, इस सारी कीमत का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आना चाहिए था ए जमा ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था। तो ये साबित हो गया है कि हमारे पास ये जो ए जमा ए ट्रांसपोज है ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, तो यहां अभी हम नीचे लिख देते हैं, पस साबित हुआ, पस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि ए जमा ए ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला जो जुज़ है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो आखिरी जुज़ है उसमें बी नफी बी ट्रांसपोज, इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम साबित करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कि वो नफी के बराबर होगा अपने। ठीक है, यानी बी नफी बी ट्रांसपोज अगर इसको हम सी के बराबर लेंगे तो सी का ट्रांसपोज लेने से वो नफी सी के बराबर आएगा। कैसे, वो मैं आपको अभी हल करके भी दिखा देता हूं। तो हमारे पास क्योंकि पहले ही बी और बी ट्रांसपोज मालूम किए हुए हैं तो इनको जो है वो इधर से कॉपी करके हम नीचे ले जाते हैं। ये बी और बी ट्रांसपोज है हमारे पास, मेरे पास ये सहूलत मौजूद है कि मैं इनको कॉपी करके नीचे ले जा सकता हूं। तो मैं यही कर रहा हूं कि इनको यहां से कॉपी करके नीचे ले जाया जाए ताकि वो वक्त बच जाए लिखने का और बार बार ऊपर नीचे पेज को करने का, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेज को ऊपर नीचे करते हुए गलती भी हो जाती है। तो ये क्योंकि पहले लिखे हुए हैं और इनसे जवाब हमारे ठीक आ चुके हैं तो इनको कॉपी करना आसान हो जाता है फिर। ठीक है, बी नफ़ी बी ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर साबित करना है। इसको एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ, बी नफ़ी बी ट्रांसपोज ही है। चलें जी, अब हम आते हैं अपने सवाल की जानिब। क्योंकि बी और बी ट्रांसपोज यहाँ पे मालूम किया हुआ है, अब बी नफ़ी बी ट्रांसपोज मालूम करते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे बी नफ़ी बी ट्रांसपोज, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास बी कॉलम लिखेंगे 1 1 2 और 0, नफ़ी बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 1 0, ये आ जाएगा फिर अगले कदम में बी नफ़ी बी ट्रांसपोज 1 नफ़ी 1 0 आ गया, 1 नफ़ी 2 ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 1 के, 2 नफ़ी 1 1 के बराबर, 0 नफ़ी 0 0 के बराबर। ठीक है जी, तो ये आ गया बी नफ़ी बी ट्रांसपोज। अब मैं यहां लिख लेता हूं कि फ़र्ज़ किया, यहां फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया, ये आसानी के लिए ये ऐसे मैं बता देता हूं बच्चों को कि बी नफ़ी बी ट्रांसपोज जो है ये बराबर है हमारे पास सी के। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं कि सी बराबर है हमारे पास 0 नफ़ी 1 1 और 0 के। अच्छा जी, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब ट्रांसपोज लेने से ये नफ़ी सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। सी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 नफ़ी 1 और 1 और 0। ठीक है जी, अब अगर हम गौर करें यहाँ पे कि ये जो सी ट्रांसपोज हमने लिया है इसमें से नफ़ी कॉमन ले लेते हैं। सी ट्रांसपोज बराबर आ गया, नफ़ी जब कॉमन लिया यानी मुश्तरक लिया इनमें से, तो ये आ गया 0, ये आ गया नफ़ी 1 और ये आ गया 1 और ये आ गया 0 के बराबर। अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ये सी के बराबर ही है, यानी हम लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज जो है वो इस वक्त हमारे पास नफ़ी सी के बराबर है। तो जब ऐसा हो जाए कि जो कॉलम है हमारे पास उसका ट्रांसपोज लेने से वो अपने मनफी के बराबर हो जाए तो वो कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अगर सी ट्रांसपोज
नफी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि बी नफी बी ट्रांसपोज जो है, जो कि हमने सी फर्ज किया था, अब हम यहां लिख लेते हैं इसको कि बी नफी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर है नफी इनटू यानी ब्रैकेट बी नफी बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब ऐसे अगर समझाया जाए तो बच्चे अक्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको एक और कालब के बराबर फर्ज कर लेता हूं, फिर उससे आसानी से समझ आ जाती है। तो ये इसके बराबर आ गया जो कि स्क्यू सिमेट्रिक की निशानी है। तो यहां हम लिखेंगे अब पस साबित हुआ, यहां पे नीचे लिख देते हैं पस साबित हुआ क्या साबित हुआ कि जो हमारे पास बी नफी बी ट्रांसपोज है एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। ऐसे हमारा ये वाला जो सवाल है ये हल हो जाता है। जब हमारा ये सवाल हल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जुज और पूरे का पूरा सवाल और मश्क भी पूरी की पूरी अब हल हो गई है। किसी भी तरह का आपका सवाल हो इस सवाल से मुतल्लक, इस पूरी मश्क से मुतल्लक, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको मुतमईन कुन जवाब देने की। शुक्रिया।